वेलकम गाइस वंस अगेन हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में। आज हम 2009 में आई मूवी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में हैं जैरेड बटलर और जेमी फॉक्स। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम क्लाइड शेल्टन है, जो कि प्रोफेशनली एक जीनियस इंजीनियर है। क्लाइड की एक प्यारी सी बेटी है जो कि क्लाइड की तरह ही कारस्तानी करती रहती है और इवन उसने अपने मम्मी पापा के लिए ब्रेसलेट भी बनाया है। तभी क्लैड को उसकी वाइफ की आवाज आई तो वो डोर ओपन करने जाता है, मगर जब वो डोर ओपन करता है तब दो ठग्स यहाँ आकर क्लैड को टर्न कर देते हैं। इसके बाद वे उनमें से एक ठग क्लैड को बांध देता है और दूसरा घर के सामान की चोरी करने लगता है। और जब क्लैड की वाइफ यहाँ आती है तो उसे भी फोर्सफुली कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके बाद डर्बी नाम का एक चोर क्लैड को चाकू मार देता है और कहता है कि तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। इसके बाद डर्बी क्लैड की वाइफ के साथ छेड़छाड़ करने लगता है तो उसका साथी रॉबर्ट उसे कहता है कि चलो यहाँ से हमारा काम पूरा हो चुका है, मगर डर्बी उसे झाड़ देता है और फिर वो क्लैड की वाइफ को क्लैड के सामने ही रेप करके उसे मार देता है। तभी डर्बी को क्लैड की बच्ची दिखाई देती है तो वो यही हाल बच्ची का भी कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम निक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक लॉयर है, मगर निक पूरी तरह से कैरियर ओरिएंटेड आदमी है। यानी वो ऐसा कोई भी केस नहीं लेता जिससे वो हार जाए, यानी कि वो अपने कैरियर में इंसाफ से ज़्यादा अपने कैरियर रिस्पेक्ट पर ध्यान देता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जॉन निक से पूछता है कि शेल्टन फैमिली की ट्रेजेडी केस का क्या हुआ, तो निक बोलता है कि इस केस में कनेक्शन के लिए एविडेंस पूरी तरह से नहीं है, तो ये केस रिस्की है और मैं इस केस को किसी भी हालत में लड़ने नहीं वाला। तो जॉर्ज बोलता है कि निक, इस केस के लिए एक छोटी सी बच्ची भी मारी गई थी और तुम्हें अभी भी अपने रिस्क की पड़ी है, मगर निक पे इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके बाद निक क्लैड से मिलने जाता है जहां क्लैड उसे कुछ नोट्स देता है। इन नोट्स को उसके केस में यूज किया जा सकता है, मगर निक उन्हें देखकर अलग रख देता है और कहता है कि मैंने डर्बी से बात की है और हमारे बीच सौदा हुआ है कि अगर डर्बी रॉबर्ट के खिलाफ गवाही दे दे तो डर्बी को 5 साल की सजा सुनाई जाएगी और रॉबर्ट को डेथ रो पे भेज दिया जाएगा। मगर ये सब सुनकर क्लैड बहुत ज्यादा शॉक है कि ये लॉयर एक मर्डरर से इस तरह सौदा कैसे कर सकता है, ये तो सरासर धोखा है। मगर फिर भी क्लैड निक से भीख मांगता है कि वो डर्बी की डील एक्सेप्ट ना करे, मगर निक बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डील पहले ही हो चुकी है और अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी और आज का कानून ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, यहाँ पे ये मायने रखता है कि आप कोर्ट में क्या प्रूव कर सकते हैं। मगर ये सब सुनकर क्लैड को समझ में आता है कि निक को उसके पर्सनल फीलिंग्स और उसकी फैमिली ट्रेजेडी की कोई भी परवाह नहीं है। वो बस इस केस को जल्दी से खत्म करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने डर्बी के साथ डील भी कर ली है। और ये सब जानकर क्लैड काफी सदमे में है। इसके बाद इस केस की सुनवाई चालू हो जाती है जहां डर्बी रॉबर्ट के खिलाफ गवाही दे देता है, जिससे रॉबर्ट के क्राइम प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद डर्बी मीडिया के सामने बोलता है कि थैंक्स लॉयर निक मुझे बचाने के लिए, और ये सब सीन क्लैड भी देख रहा होता है और अब क्लैड पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि कानून के रखवाले ने ही उसे धोखा दिया है। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां निक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और उसकी बेटी के लिए नाश्ता बना रही है। इसके बाद हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहां 10 साल के बाद डेथ रो प्रिजनर रॉबर्ट को सजाए मौत दी जा रही है, मगर मरने से पहले रॉबर्ट कहता है कि मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने क्लैड की बीबी बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो उन्हें टच तक नहीं किया था, यह काम तो डर्बी का था, मैंने तो बस वहां पे चोरी करने गया था। ये सब सुनकर निक काफी ज्यादा अपसेट है, मगर फिर भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके कुछ ही देर बाद रॉबर्ट को डेथ वाला डोज दिया जाता है, मगर मरने से पहले रॉबर्ट कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था और वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाता है। वहीं डर्बी को किसी का कॉल आता है कि जल्दी से खिड़की के बाहर देखो, तो डर्बी ऐसा ही करता है तो वो देखता है कि पुलिस उसके घर को घेर कर खड़ी होती है। तभी डर्बी वहां से भाग जाता है। ये मिस्टीरियस कॉलर डर्बी को सेफ एरिया की तरफ डायरेक्ट करने लगता है। इसके बाद डर्बी एक कार में जाकर बैठ जाता और ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए फोर्स करता है, तो ड्राइवर उसे एक सुनसान एरिया में ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस वाला असल में क्लैड है और इसी ने डर्बी को पुलिस चेज से बचाया था। और जब डर्बी क्लैड को शूट करने का ट्राई करता है तो वो पैरालाइज हो जाता है क्योंकि ये गन एक
प्रॉप गन थी जिसमें बुलेट की बजाय नीडल्स थी जिन पर पैरालाइजिंग पॉइजन लगाया हुआ था और इस गन को भी क्लैड ने ही अरेंज किया था। असल में क्लैड डर्बी को मारने से पहले खूब टॉर्चर करना चाहता है और वो ऐसा करता भी है और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि रॉबर्ट के तड़प तड़प के मरने के पीछे क्लैड का ही हाथ है। खैर 10 साल तक अपनी फैमिली ट्रेजेडी के नाइटमेयर्स किसी भी आदमी को पागल कर देंगे और यही हाल क्लैड का भी था। अब वो अपने इंसाफ के लिए खुद ही लड़ना चाहता है। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को डर्बी की डेड बॉडी मिल जाती है मगर बॉडी को पूरी तरह नहीं थी क्योंकि क्लैड ने उसे काट पीट डाला था और यहाँ पर पूरा हॉरर शो बना डाला था। एक्सपीरियंस पुलिस वाले भी ये सब देखकर वॉमिटिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद पुलिस पता लगाती है कि ये काम क्लैड शेल्टन का है तो वे लोग क्लैड के घर की तरफ जाने लगते हैं जहां पर क्लाइंट उनका इंतजार कर रहा था। इस बार क्लैड को पकड़ लिया जाता है और जाते जाते क्लैड निक को घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि निक ने ही उसका केस लड़ा था मगर उसने क्लैड की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। इसके बाद हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है जहां पर क्लैड कैद था और इसी समय निक के घर पे एक पार्सल आता है जिसे निक की बेटी रिसीव करती है और चेक पर उसे एक डीवीडी मिलती है। उसे वो चलाकर देखना लगती है और सरप्राइजिंगली इस वीडियो में डर्बी का टॉर्चर सीन था और ये सब देखकर ये बच्ची काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हमें क्लैड का प्रिजन सेल दिखाया जाता है जहां निक आकर बोलता है कि तुमने जो गिफ्ट मेरे यहाँ पर भेजा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस वीडियो से मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई है मगर क्लैड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त क्लैड कन्फेस करता है कि मैंने ही डर्बी और रॉबर्ट को मारा है मगर जब निक वहां से जाने वाला होता है वह कहता है कि याद करो मैंने कहा था ना कि डर्बी और रॉबर्ट को मरा हुआ देखना चाहता हूं और उन्हें मैंने अपने दिमाग में हजारों बार मारा था मगर इस बार सबसे यह प्रूव नहीं होता कि ये मर्डर मैंने ही किया है। गाइस यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्लैड निक से दुश्मनी निकाल रहा है और निक पूछता है कि तुम आखिर क्या चाहते हो। इस पर क्लैड स्माइल करके कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ निक, तुम अपने फायदे के लिए कातिलों से भी डील कर सकते हो, क्यों ना तुम मेरे साथ भी एक डील करो। तुम मेरे लिए एक नाइस और कंफर्टेबल बेड का इंतजाम करवा दो और मैं तुम्हें रियल कन्फेशन दे दूंगा। मगर इस डील से निक साफ इनकार कर देता है तो निक का सुपीरियर उसे बोलता है कि तुमने क्लैड के डील के लिए मना क्यों कर दिया, हमें क्लैड का कन्फेशन चाहिए, जो उसे चाहिए वो उसे दे दो। इस बार क्लैड के लिए स्पेशल बेड लाया जाता है मगर बेड देखते ही क्लैड का सेलमेट कहता है कि इस बेड को तो मैं यूज़ करूँगा। वहीं निक के ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है कि क्लैड पिछले 10 साल से गायब है, इसके पीछे 10 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है मगर इसने इस 10 सालों में कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदे हैं जिसने उसे पनामा की एक कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया है मगर उसने ऐसा क्यों किया है इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद क्लैड के केस की सुनवाई होती है जहां क्लैड बेल की डिमांड करता है और उसका प्रोसिक्यूटर निक इस रिक्वेस्ट को डिनायल के लिए अपील मांगता है तो क्लैड कोर्ट में बोलता है कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है मगर फिर भी मुझे डिटेन किया जा रहा है और मुझे इस पर बेल भी नहीं दी जा रही। ऐसा क्यों है? बिना एविडेंस के पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी मनमानी चला क्यों रहे हैं? तो जज क्लैड की बेल के लिए अग्री कर लेती हैं मगर ये सब सुनकर क्लैड काफ़ी भड़क जाता है और कहता है कि ये है आज का कानून, मैंने 2-4 लॉ की बातें क्या बोल दी, आप मुझ जैसे किलर को आसानी से बेल देने वाली थी और ये है आज का सिस्टम। तो लेडी जज गुस्से में बेल डिनाइल कर देती हैं और बोलती हैं कि क्लैड पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दिए जाएं और इसके बाद निक क्लैड से बोलता है कि मैंने तुम्हें बेड दे दिया है, अब तुम अपनी डील पूरी करो। तो क्लैड उसके सामने रियल कन्फेशन दे देता है और कहता है कि मिस्टर निक क्यों ना एक और डील करें और तुम मुझे बढ़िया सा खाना दो और मैं तुम्हें बिल रेनॉल्ड्स की डिटेल्स बता दूंगा। तो निक को पता चलता है कि बिल डर्बी का लॉयर था जिसे किसी ने 3 दिन पहले उठा लिया है। इसके बाद क्लैड बोलता है कि मेरा खाना और आईपैड आज 1 बजे तक ले आओ और मैं तुम्हें बिल की लोकेशन बता दूंगा वरना बिल मारा जाएगा। तो निक जल्दी से क्लैड के लिए स्पेशल खाना मंगवाता है और क्लैड पुलिस वालों को बिल की लोकेशन बता देता है तो ये लोग बिल को बचाने के लिए चले जाते हैं। वही क्लैड का प्रिजन मेट फोर्सफुली क्लैड का खाना ले लेता है और उसे क्लैड
की स्टिक की टी बॉन से मार देता है। वहीं अब पुलिस वाले उसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बिल कैद था, मगर अब तक तो बिल मर चुका था। तभी निक को उसे असिस्टेंट सारा का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि क्लैड ने अपने सेलमेट को बुरी तरह से मार दिया है और अब उसे सॉलिटरी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद निक क्लैड से आकर मिलता है और उस पर खूब भड़कता है, तो क्लैड बोलता है कि बिल को मैंने नहीं बल्कि तुम लोगों ने मारा है। तुम लोगों ने मेरा खाना लाने में 8 मिनट की देरी कर दी थी, तो तुम बिल के लोकेशन पे 8 मिनट देर से पहुंचे। बिल तुम लोगों की वजह से मारा गया है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। इसके बाद निक सुपीरियर उससे बोलता है कि मैंने काफ़ी हाई लोगों से हेल्प मांगी है और वो उनमें से एक हमसे मिलने को तैयार हो गए हैं, और स्पेशल बात यह है कि वो आदमी क्लैड का पास जानता है। इसके बाद ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जो सीधा बोलता है, लगता है किसी ने क्लैड को गुस्सा दिला दिया है और अब उसकी बुरे दिन आने वाले हैं। ये आदमी बोलता है कि क्लैड हमारी एजेंसी का थिंक टैंक था, जो कि काफ़ी सारे कोइंसिडेंटल इंसिडेंट्स क्रिएट करके लोगों को आसानी से मार सकता है। तो अज्यूम करो कि क्लैड अपने टारगेट की हर बात, हर मूव, हर समय देख और सुन सकता है। अज्यूम करो कि वो हर समय तुम पर नज़र रख रहा है, और स्पेशल पोर्ट वो जो जेल में खुद ही गया है, वरना तुम लोगों के बस में नहीं था कि क्लैड को पकड़ो और इवन जेल में रखना। वो जेल में भी अपनी मर्जी से है और वो हर काम सोच समझ के करता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसे अपने सेलमेट को क्यों मार दिया है? नहीं, क्लैड ने उसे वजह से मारा होगा। ताकि निक उससे पूछता है कि क्लैड को रोका कैसे जाए, तो ये एजेंट बोलता है कि सीधा जाकर क्लैड के सर में गोली मार दो, वरना तुम क्लैड को रोक नहीं सकते। इसके बाद निक और उसका बॉस जज बुर्ज के पास जाते हैं ताकि वो लोग जज के थ्रू ऑर्डर पास कर सकें कि क्लैड को किसी से भी मिलने ना दिया जाए। गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों मिलकर लॉ को कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये लोग क्लैड के ह्यूमन राइट्स तक को भी छीनना चाहते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं होगी। थोड़ी ही देर में जज ऑर्डर पे साइन कर देती है, मगर तभी जज को एक कॉल आता है। जैसे ही जज कॉल उठाती है, उसके फ़ोन में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे जज की खोपड़ी की धज्जियां उड़ जाती है। और ये सब देखकर निक और उसका बॉस बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। इसके बाद निक क्लैड से जाकर बोलता है कि अब तुम जजेस को भी मारने लगे हो, मगर क्लैड कोई भी जवाब नहीं देता। तो निक बोलता है कि अगर तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो तो तुम ये सब रोक सकते हो, क्योंकि डर्बी और रॉबर्ट ऑलरेडी मर चुके हैं। तो क्लैड भड़कते हुए बोलता है, मगर मुझे बदला लेना होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारता, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दर्द तुमने दिया है, निक और कोर्ट और लॉ ने, जिसने मैरी और मेरी फैमिली ट्रेजेडी की ज़रा सी भी परवाह नहीं की। तुम लोगों ने एक झटके में प्राइवेट डील करके केस को रफा दफा कर दिया। इसके बाद क्लैड स्माइल करते हुए कहता है कि ऑल राइट, चलो एक और डील करते हैं। तुम कल सुबह 6 बजे तक मुझे आज़ाद करके मुझ पे सारे चार्जेस हटवा दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। ये सब सुनकर निक काफ़ी घबरा जाता है। तो और फिर ये लोग एक रूम में पूरी रात काटते काटते सुबह 6 बजे का इंतज़ार करते हैं, और फिर सुबह के 6 बज जाते हैं, मगर कुछ भी स्पेशल नहीं होता। तो निक काफ़ी रिलीफ फील करता है और अपने साथियों को घर जाने के लिए कहता है, मगर जैसे ही उसके साथी अपनी कार से घर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, उनकी कार में तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सारा मर जाती है। और ये सब देखकर निक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद पुलिस वार्डन निक को बताता है कि पिछले 48 घंटों में जस्टिस डिपार्टमेंट के 6 ऑफिशियल मारे गए हैं। इसके बाद सिटी मेयर निक और जॉश पर खूब भड़की, और ये सब मेरे सिटी में क्यों हो रहा है? ऐसा केस पॉसिबल है कि एक आदमी जेल में मौजूद है और वो इतने सारे लोगों को मार रहा है? कुछ भी करो और इसे सॉल्व करो। इसके बाद निक अपनी वाइफ और बेटी को सिटी से बाहर वेकेशन पर भेज देता है ताकि वो लोग खतरे से दूर रहें। मगर जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें निक डर्बी के साथ हाथ मिला रहा होता है। तो निक समझ जाता है कि कोई उसके घर आया था। इस वक्त क्लैड को प्रिजन से बाहर ले जाया जाता है, जहां पर निक उसे बुरी तरह से घूरने लगता है, मगर क्लैड बोलता है, ओह तुम्हें तो गुस्सा भी आता है, अच्छा है, तुम सही राह पर जा रहे हो। तो निक भड़कते हुए बोलता है कि अगर 10 साल पहले मैंने डर्बी और रॉबर्ट का केस लड़ा होता तो क्या उन्हें सजा मिल जाती?
नहीं, अगर हम केस लड़ते तो बिना एविडेंस के वे लोग आजाद घूम रहे होते, मगर मेरी डील की वजह से एटलीस्ट एक क्रिमिनल को तो सजा मिली थी। तो क्लैड बोलता है कि निक, भोले मत बनो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उन क्रिमिनल्स को सजा मिले या नहीं। तुम्हें अपने इवन इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इंसाफ मिले या नहीं। तुम्हें तो बस अपने करियर की ही पड़ी थी। तुमने मेरा केस लड़ने की कोशिश भी नहीं की। अगर तुमने एटलीस्ट कोशिश की होती तो मैं अपनी हार समझकर अपनी मिसरेबल लाइफ जी रहा होता, मगर तुमने इवन कोशिश भी नहीं की और अब मैं इस पूरे करप्ट सिस्टम को बर्बाद करना चाहता हूँ। इसके बाद शहर का फ्यूनरल होता है तो जॉन्स बोलता है कि हमारी गलतियों की सजा बच्चे भुगत रहे हैं, मगर निक को अभी भी लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, मगर वो बस खुद को बेवकूफ़ बना रहा है और उसे अच्छे से पता है कि अपने करियर के चक्कर में वो रास्ता भटक गया था। इसके बाद उनकी टीम अपनी कार से वापस लौटने लगती है, मगर कोई थर्ड पार्टी इन पर नजर रख रही है। वो निक की कार की तरफ एक रिमोट कंट्रोल रोबोट भेजता है जिसमें गन और रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी अपने रोबोट के एक ईएमपी रिलीज करता है जिससे निक एंड थर्ड पार्टी की कार रुक जाती है। इसके बाद वो अपने रोबोट से इनकी कार पे अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है जिससे जॉन्स वाली कार भी धज्जियां उड़ जाती है और अब निक को पता चलता है कि अब जॉन्स भी मर चुका है। इसके बाद सिटी मेयर निक पे खूब भड़कती है कि एक पागल आदमी ने सिटी की ऐसी तैसी कर दी है और सिटी का सिस्टम क्या कर रहा है। तो निक बोलता है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहता हूँ, अब मैं क्लैड से और डील नहीं करना चाहता, मगर मेयर निक की रिक्वेस्ट डिनायल कर देती है और उसे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बना देती है जो कि पहले जॉन्स था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर निक को कॉल करके बताता है कि हमने छानबीन की है और लास्ट अटैक में बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट यूज हुआ है जो कि सिर्फ मिलिट्री यूज कर सकती है। ऑफिसर बताता है कि निक, मुझे लगता है कि क्लैड धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार रहा है, शायद वो तुम्हें लास्ट के लिए बचाकर रखना चाहता है। इसके बाद निक क्लैड शेल्टन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलवाता है जिससे फिर निक सिटी में लास्ट सोल्ड प्रॉपर्टीज की डील मैच करने लगता है और काफ़ी मेहनत के बाद निक को क्लैड की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है कि क्लैड की एक प्रॉपर्टी जस्ट उस प्रिजन के पास है जहां क्लैड कैद है। तो निक और पुलिस ऑफिसर उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें कार के नीचे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो कि प्रिजन की तरफ जाता है। तो उन्हें समझ आता है कि पिछले 10 साल में क्लैड ने यहीं से प्रिजन तक सुरंग खोदी है और इवन उसने अंडरग्राउंड बेस भी तैयार किया है जिसमें इमरजेंसी के लिए खूब सारा सामान और बॉम्ब मार्किंग मटेरियल था। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि क्लैड ने सभी सॉलिटरी सेल्स के लिए टनल्स खोदी हुई हैं, तो वो इसे किसी भी सेल में रखा जा सकता है, आसानी से वो वहाँ से बाहर जा सकता है। इसके बाद ऑफिसर टनल से क्लैड के सेल में जाता है और क्लैड वहाँ पे मौजूद नहीं था, यानी कि क्लैड टनल से होकर कोई कारनामा करने गया था। वहीं दूसरी तरफ क्लैड सिटी हॉल तक पहुंच जाता है और सिक्योरिटी चेक के बाद वहां 5वें फ्लोर पे बम लगा देता है और वहीं निक और ऑफिसर को चेक करने पे पता चलता है कि क्लैड सीसीटीवी से उन सभी पर नजर रख रहा था। उसने इवन प्रेजेंट के सभी सीसीटीवी को हैक कर रखा था। इसके बाद निक को कुछ नोट पढ़ने पर पता चलता है कि क्लैड सिटी हॉल की तरफ जा रहा है, तो ये सभी लोग जल्दी से सिटी हॉल पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें थर्ड ऑफिसर से पता चलता है कि सिटी हॉल के 6th फ्लोर पे मेयर आज एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि क्लैड उन सभी लोगों को मारना चाहता है। इसके बाद उन्हें काफ़ी सर्च के बाद एक लावारिस सूटकेस मिल जाता है जिसमें चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि इसमें एक बॉम्ब है जो कि पूरी फ्लोर को उड़ा सकता है और इनका बैड लक कि इसमें बम में सेल फोन लगा हुआ है, यानी इसे क्लैड रिमोट कंट्रोल की वजह से ट्रिगर कर सकता है। तो निक बोलता है कि हमें बॉम्ब के बारे में सभी से छुपा कर रखना होगा वरना क्लाइंट को भनक लग जाएगी और वो 5वें और 6ठी फ्लोर दोनों को उड़ा देगा। वहीं क्लैड अपने बेस लौट आता है और फिर वो टनल से होता हुआ अपने शहर तक पहुंच जाता है, मगर सरप्राइजिंगली क्लैड की प्रिजन में निक पहले से ही मौजूद था, जिसे देखकर क्लैड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो निक बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। निक बोलता है कि क्लैड अब बस करो, अब बस बहुत हुआ, ये तबाही करना रोक दो। असल में निक क्लैड से सिंपथाइज करने लगा है और वो क्लैड को बचाना चाहता है और
और तो और वो क्लैड को लास्ट चांस भी देना चाहता है, मगर क्लैड स्माइल करके कहता है कि निक एक फाइनल डील करते हैं, मगर निक बोलता है कि मैं अब हत्यारों से डील नहीं करता, मैं अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। इसके बाद क्लैड अपने फ़ोन से सिटी हॉल वाला बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, मगर निक आई एम सॉरी बोलकर शेल से बाहर निकल जाता है और वो सेल को लॉक करके यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर सेल से टनल वाले रास्ते को भी बंद कर देता है, जब जाकर क्लैड को एहसास होता है कि जो सूटकेस वाला बॉम्ब था उसने सिटी हॉल में लगवाया था, उसे निक ने यहाँ लाकर बेड के नीचे छुपा दिया था और अब बॉम्ब 25 सेकंड में फटने वाला होता है। तो क्लैड स्माइल करके अपनी बेटी का बनाया हुआ ब्रेसलेट देखने लगता है। वहीं निक प्रिजन से बाहर तक निकल आता है और सीधा एक हॉल तक जाता है जहां उसकी बेटी पियानो बजा रही थी और उसकी बेटी अपने डैडी को देखकर काफी खुश थी। सो गाइज, क्लैड ने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए डर्बी और रॉबर्ट को मार डाला, मगर जब उसने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया तो वो बदले की आग में गलत राह पर चला गया, जिसकी सज़ा उसे एक डेथ से मिली। मगर वैसे भी ये सज़ा उसके लिए रिलीज थी क्योंकि अब वो अपनी वाइफ और बेटी के पास जा रहा था। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तब तक के लिए बाय बाय।